हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सम स्पेशल सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम क्या देखे थे। तो लास्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे हमने इसी टाइप के ग्रुप वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड सीखा, तरीका सीखा, और कितना सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, ये सारी चीजें सीखी। तो उस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें, उसको जरूर देखें। अब देखो यहां पे, अब ये जो सवाल है उसी तर्ज पे एक सवाल है। अब इस सवाल में कह रहा है कि अगेन आपके पास कुछ ग्रुप्स है। देखो मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। सवाल में आपके सामने अगेन कुछ ग्रुप्स है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब सवाल कह रहा है कि आप थोड़े हर ग्रुप के नंबर्स को ऐड करके देखो। तो पहले ग्रुप में बस 1 है, 1 को किसी से ऐड करना नहीं है, मतलब 1 आएगा। दूसरे ग्रुप को हर नंबर को ऐड करो, तो 4 + 3 7 + 2 9 आ रहा है। तीसरे ग्रुप को हर नंबर को ऐड करो, तो 7 6 13 5 18 22 3 25 आ रहा है। तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? और सवाल क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी ग्रुप को उठाओगे, जैसा मैं ग्रुप लिख रहा हूं, तो उसमें जो सम आ रहा है हर नंबर का, ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर है उन हर एक नंबर का सम ले रहा हूं ना, तो वो सम हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकल के आ रहा है। वेरीफाई करो। 25 5 का स्क्वायर, 5 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, 9 3 का स्क्वायर, 3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 का स्क्वायर, 1 अगेन एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आप इस तरीके से ग्रुप लिखते हुए कहीं भी आगे ग्रुप ले लोगे और उन सारे नंबर्स को उस ग्रुप के ऐड करोगे, तो वो हमेशा और हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आएगा ही आएगा। ये आपको साबित करना है। तो अब ऐसे लिख लिख के तो साबित करोगे नहीं, तो कैसे साबित करोगे? तो कभी भी कोई चीज साबित करनी होती है जो हर चीज के लिए हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा साबित करते हैं कि वो चीज जनरलाइज हो जाए। क्या हो जाए? जनरलाइज हो जाए, मतलब जनरल तरीके से साबित कर दे। तो जनरल तरीके से साबित करने का यह फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली हर टर्म के लिए साबित हो जाएगी। वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने इस चीज को जनरलाइज कर दिया, तो वो हर ग्रुप के लिए ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चीज को जनरलाइज कैसे किया जाए। तो ग्रुपिंग को जनरलाइज करने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका यह है कि ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ऐसे करते करते अगर मैं जनरलाइज करूं, तो आगे जाके कहीं कोई nth ग्रुप आता, आगे जाके कहीं कोई nth ग्रुप आता। तो अगर मैं nth ग्रुप के सारे टर्म्स के सम का कैलकुलेट करूं वैल्यू, और अगर वो किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, तो मैं वहां से बड़ी आसानी से प्रूव कर दूंगा जो मुझे प्रूव करना है, कि आप किसी भी ग्रुप को उठा लो, उसके हर टर्म को ऐड करोगे, तो वो हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा ही होगा। तो इस चीज को जनरलाइज करने के लिए, प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? nth ग्रुप का सहारा लिया। तो अगर मैं nth ग्रुप के हर एक टर्म का सम किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म का स्क्वायर प्रूव कर दूंगा, तो मुझे जो प्रूव करना ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। तो यहां से यह समझ में आया कि अब करना क्या है प्रूव करने के लिए, यानी मुझे nth ग्रुप उठाना पड़ेगा। चलो अब nth ग्रुप की बात करना स्टार्ट करते हैं। और फिर से पूरी कहानी वैसे ही चलेगी जैसे लास्ट क्लास में सीखा था। अब हर चीज देखो nth ग्रुप में। अब देखो सबसे पहली चीज nth ग्रुप की क्या? सबसे पहले nth ग्रुप में देखते हैं कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैं देख रहा हूं हर एक ग्रुप में, ध्यान देना, पहला ग्रुप में अकेला 1 है, दूसरे ग्रुप में 2 3 4 है, तीसरे ग्रुप में 3 4 5 6 7 है। मतलब हर एक ग्रुप एपी में है, और ऐसा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। देखो 3 4 5 6 7, एक एक का गैप, 2 3 4, एक एक का गैप, तो कॉमन डिफरेंस 1 है हर ग्रुप का। तो अगर हर ग्रुप का कॉमन डिफरेंस 1 है, तो nth ग्रुप का भी कॉमन डिफरेंस 1 होगा। ये तो पहली चीज आई। उसके बाद देखते हैं कि टर्म्स कितने होंगे मेरे nth ग्रुप में, टोटल टर्म्स की संख्या कितनी होगी। तो इस चीज को अब ध्यान से यहां वेरीफाई करो। पहले ग्रुप में सिर्फ 1 टर्म, दूसरे ग्रुप में 3 टर्म, तीसरे ग्रुप में 3 2 5 टर्म। अब देखो, अब इसको देख के पता लग रहा है कि 1 3 5, मतलब एक एपी की सीक्वेंस आ रही है। 1 से 3, 3 से 5, एक एपी की सीक्वेंस आ रही है। तो आपको पता लग रहा है पहले ग्रुप में पहला टर्म, दूसरे ग्रुप में 3 टर्म, तीसरे ग्रुप में 5 टर्म। तो मुझे पता करना है nth ग्रुप में कितने टर्म होंगे। तो अगर मैं इस सीक्वेंस का, ये जो एपी की सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस का अगर nth टर्म निकाल लूंगा, तो क्या ये वही nth टर्म नहीं होगा जो मुझे बताएगा कि मेरे nth ग्रुप में कितना टर्म होगा? क्यों? क्योंकि ये जो 1 है, ये मेरा पहला टर्म है मेरे एपी का, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो पहला टर्म बता रहा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं,
दूसरा टर्म जो आएगा वो मुझे बताएगा इसमें कितने टर्म्स है, इसका तीसरा टर्म मुझे बता रहा है कि थर्ड ग्रुप में कितने टर्म्स हैं, यानी कि मेरा जो nth टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो बताएगा कि मेरे nth ग्रुप में टोटल कितने टर्म्स होंगे। मतलब इस एपी का जैसे ही मैं nth टर्म निकालूंगा तो मुझे अपने ग्रुप में कितने टर्म्स की संख्या है वो निकल के आ जाएगी। यानी कि मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना है। तो एक एपी का सीक्वेंस है जिसका nth टर्म कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a यानी फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, दो का गैप है, तो ये कितना निकल के आ रहा है, तो दिख रहा है मुझे 2n माइनस टू प्लस वन यानी कि 2n माइनस वन। तो इससे देखो क्या समझ में आया, मेरा nth टर्म 2n माइनस वन है और ये nth टर्म और कुछ नहीं, ये मुझे बता रहा है कि मेरे nth ग्रुप में टर्म्स की संख्या कितनी है। तो मेरे nth ग्रुप में जो टर्म्स की संख्या है वो निकल के आ रही है मेरी 2n माइनस वन। तो मुझे अपने nth ग्रुप के लिए जितनी चीजें चाहिए उसमें से कॉमन डिफरेंस भी आ गया, nth टर्म भी आ गया। अब बचा क्या है, बस फर्स्ट टर्म निकालना। जैसे ही फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा बड़े आराम से एपी के सम का फॉर्मूला लगा के मैं टोटल nth ग्रुप में जितने भी टर्म्स होंगे उनका सम निकाल सकता हूं, और अगर वो निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो मुझे प्रूफ करना है शायद प्रूव हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म निकालना। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हर एक ग्रुप का फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो अगर हर एक ग्रुप का हम फर्स्ट टर्म देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले ग्रुप का फर्स्ट टर्म 1 है, दूसरे ग्रुप का फर्स्ट टर्म 2 है, तीसरे ग्रुप का फर्स्ट टर्म 3 है। अब ध्यान से सुनते जाना। तो इस पैटर्न को देख के क्लियरली पता लग रहा है कि ये एक एपी है। तो पहले ग्रुप का पहला टर्म 1 है, दूसरे ग्रुप का पहला टर्म 2 है, तीसरे ग्रुप का पहला टर्म 3 है। तो nth ग्रुप का पहला टर्म क्या होगा, सिंपल n होगा, क्लियरली दिख रहा है। nth ग्रुप का पहला टर्म क्या होगा, इसके हिसाब से n होगा। मतलब nth ग्रुप का जो मेरा पहला टर्म निकल के आएगा वो क्या होगा, n होगा। आप चाहो तो इसको एपी से भी चेक कर सकते थे। कैसे, आप कहोगे सर पहले ग्रुप का पहला टर्म 1, दूसरे ग्रुप का पहला टर्म 2, तीसरे ग्रुप का पहला टर्म 3, तो ये एक एपी बनती हुई दिख रही है, और एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अगर इस ग्रुप का मैं nth टर्म निकाल लूं तो वो nth टर्म और कुछ नहीं, मेरे nth ग्रुप का पहला टर्म दे देगा। तो इस ग्रुप का nth टर्म कैलकुलेट करते तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी निकालते और ये भी n निकल के आता जो कि सेम है। तो आप ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते थे, एपी की मदद से भी निकाल सकते थे। यानी इस सीक्वेंस का nth टर्म पता लग गया। पहले इतना नोट डाउन करें जितना बोर्ड पे लिखा है। तो अब जितनी चीजें मुझे चाहिए वो हमने नोट डाउन करके लिख ली। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। तो अब मुझे यही जो nth ग्रुप है ना, इस nth ग्रुप में जितने भी टर्म्स हैं उनका सम चाहिए। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं nth ग्रुप में, इसका सम क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स है 2n माइनस वन, तो 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म है n, तो 2n प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। तो नंबर ऑफ टर्म्स है 2n माइनस वन, इसमें माइनस वन मतलब 2n माइनस टू, तो 2n माइनस टू इंटू कॉमन डिफरेंस d जो कि है 1, यानी इंटू 1 या कुछ ना लिखो वही बात है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिख रहा है 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहां पे देखो क्या आ रहा है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास आ रहा है 2n प्लस 2n 4n माइनस टू। तो यहां से एक 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे बचेगा 2n माइनस वन। तो 2 से 2 गया, ये आ गया 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो आपको क्या प्रूव करना था कि आप किसी भी ग्रुप को उठा लो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उसका सम हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट आ रहा है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, और 2n माइनस वन हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है मेरा आंसर। अब देखो 2n माइनस वन हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, आप इस चीज को वेरीफाई करो। क्यों वेरीफाई करो, तो देखो तो n शुरू कहां से हो रहा है, n का क्या मतलब, n शुरू कहां से हो रहा है, तो n फर्स्ट टर्म n1 हो सकता है। n सबसे छोटा क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं n सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे सर, सबसे छोटा पहला टर्म हो सकता है। जीरो टर्म नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, पहला टर्म होगा। तो n सबसे छोटा 1 होगा, फिर 2 3 एंड सो ऑन। तो n सबसे छोटा क्या हो सकता है, 1, ठीक है। तो n सबसे छोटा 1 हो सकता है, और वो 1 से बड़ा 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले n को 1 डालो, तो n को 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 आया,
1 क्या है? 1 का स्क्वायर है, देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। n को उसके बाद 2 डालोगे तो 2 2 4 -1 3, 3 का स्क्वायर 9। और याद करो यहां से ये चीज प्रूव भी हो रही है, जब मैं यहां पे 1 का स्क्वायर कर रहा था तो 1 आया था, यहां पे भी जब n को 1 पुट कर रहा हूं तो वही रिजल्ट दे रहा है, सम वही रिजल्ट दे रहा है। जब मैंने सेकेंड ग्रुप के सारे नंबर्स को ऐड किए थे तो मेरा आंसर 9 आ रहा था, जो कि 3 का स्क्वायर है, यहां से भी आंसर 9 आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप को ऐड किया था तो 25 आ रहा था, और यहां से भी देखो प्रूव हो जाएगा, 3 2 6 -1 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से बहुत क्लियरली साबित हो रहा है कि ये एक 2n-1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि 2n-1 की वैल्यू कभी भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो कभी भी ना जीरो आ सकती है ना नेगेटिव आ सकती है। क्यों? क्योंकि इतना पक्का है कि n सबसे छोटा 1 हो सकता है और जो भी होगा उससे बड़ा ही होगा, यानी n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। और उसको जब मैं इस एक्सप्रेशन 2n-1 में पुट कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि 2n-1 हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कैसे? n को 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। n को 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4 -1 3 आ जाएगा, ये भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि n की जो वैल्यू पॉसिबल है उसको 2n-1 में पुट कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि 2n-1 हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और मुझे यही प्रूव करना था कि किसी भी ग्रुप को उठा के सम कर दूंगा उसके सारे टर्म्स का तो हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का होल स्क्वायर होगा, जो मुझे यहां से प्रूव होके क्लियरली दिख रहा है। बहुत ही प्यारा तगड़ा सवाल, क्लियर है? नोट डाउन कर ले। तो अगेन आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आए क्या क्या मैंने कहा, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन पार्ट सिंपल है, सोचना स्ट्रांग है, सोचना पिछले सवाल से भी ज्यादा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई। अगर लग रहा है कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कोई इश्यूज नहीं है, आप क्या करो उस लेक्चर को 1-2 बार और देखो, फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।